नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और उसी उड़ान दी फ्लाई के माध्यम से आप सबके सामने मिस्र की सभ्यता से संबंधित जो बातचीत थी उसको आगे ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और पूर्व के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि मिस्र की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, नील नदी किस लिए महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ हमने बात की थी कि मिस्र सभ्यता की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि मिस्र में किस प्रकार से कौन कौन सभ्यता के जो चरण हैं और किस प्रकार से हम मिस्र की सभ्यता को समझेंगे और किन किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी। जैसे कि राजनीतिक संगठन का विकास, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, आर्थिक पक्ष के संदर्भ में, उसकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में और अंततः उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में। तो इन विभिन्न पहलुओं के माध्यम से हम मिस्र की सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे और पूर्व में इन पे चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि मिस्र में किस प्रकार राजनीतिक संगठनों का विकास होता है और मिस्र में ये जो राजनीतिक संगठन है उनके डेवलपमेंट के बाद मिस्र की सभ्यता में किस तरीके से विकास होता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि फ़राओं की क्या स्थिति थी। फ़राओं जो कि मिस्र में शासकों को कहा जाता था और अक्सर ये बड़ी उत्सुकता का प्रश्न भी रहता है कि फ़राओं कौन थे, क्योंकि मिस्र में फ़राओं को लेकर के या उनके जीवन शैली को लेकर के विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं और फ़राओं को एक ऐसे शासकों के तौर पर दर्शाया गया है जो लार्जर देन लाइफ को जीने पे विश्वास रखते हैं। और ऐसा कुछ उदाहरण उनकी कलाकृतियों में भी दिखाई पड़ता है, जिसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण पिरामिड है। जीवन को जीवन से ज़्यादा जीने की जो प्रवृत्ति है वो मिस्र के फ़राओं में दिखाई पड़ती है। तो ये जो फ़राओं थे उनका किस तरीके से विकास होता है, उनके पास क्या क्या शक्ति होती है, शक्ति का हस्तांतरण वो कैसे करते हैं और अंततः उनके जो राजनीतिक विकास था उसमें हार्श होता है और किस तरीके से हार्श होता है, उन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। तो मिस्र की सभ्यता के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे 5000 ईसा पूर्व के आसपास नील नदी के किनारे कुछ नोमैडिक प्रजातियां, बर्बर जीवन वाले लोग जो कि यायावर जीवन जी रहे थे, घुमंतु जीवन जी रहे थे, वो एक अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के साथ धीरे धीरे नील नदी के किनारे मुहाने पे बसना प्रारंभ कर देते हैं, बस्तियों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे यही बस्तियां आगे चल के मिस्र में एक सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती। तो जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो मिस्र की इस पूरी सभ्यता को हम 4241 से लेकर के 332 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। 4241 ईसा पूर्व में मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ होने लगता है। धीरे धीरे मिस्र एक सभ्यता के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम संस्कृति, हम सभ्यताओं के संदर्भ में बात कर चुके हैं कि सभ्यता का विकास अचानक से नहीं होता, ये एक क्रमिक चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और धीरे धीरे क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियां डेवलप होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं और उन्हीं अनुकूल परिस्थितियों की वजह से विभिन्न चरण, विभिन्न घटक तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे एक सभ्यता अपने विकसित स्वरूप की तरफ आगे बढ़ती है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां मिस्र में भी डेवलप होने लगती हैं और वो डेवलप होने का जो समय होता है वो 4241 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो जाता है। और 332 ईसा पूर्व में जब यूनान का यहाँ पर आक्रमण होता है
यूनानी आक्रमण होता है और यूनानियों के आधिपत्य में ये चला जाता है, तब तक का जो पूरा समय है वो मिस्र की सभ्यता का समय है, जिसको कि हमें पढ़ना है। और इस पूरे समय को ब्रेस्टेड नामक एक इतिहासकार थे, ब्रेस्टेड, उनका ये कहना था कि इस पूरे चरण में मिस्र में 30 राजवंश हुआ करते थे। 30 राजवंश मिस्र में हुआ करते थे, ऐसा ब्रेस्टेड नामक इतिहासकार का मानना रहा है। और 4241 ईसा पूर्व में जो दौर प्रारंभ होता है, उस दौर को 3400 ईसा पूर्व में राजवंशी काल से प्रारंभ माना जाता है। ये माना जाता है कि 3400 ईसा पूर्व में राजवंश काल का प्रारंभ हो जाता है और यहीं से मोनार्क सिस्टम, राजवंशीय काल प्रारंभ हो जाता है। तंत्रीय व्यवस्था आ जाती है। तंत्रीय व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग अक्सर बात करते हैं, मुख्यतः दो तंत्रीय व्यवस्था दिखाई पड़ती हैं, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति कैसी है? भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था में अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। जनता प्रतिनिधियों का चयन करती है चुनाव के माध्यम से और यही प्रतिनिधि आगे चल के हमारी भलाई का काम करते हैं, जो कि वर्तमान दौर में बहुत कम दिखाई पड़ रहा है और इसको लेकर के लगातार युवाओं में एक रोष भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि जनता के पास जो अधिकार है वो जनता अधिकारों का ट्रांसफ़र करती है, स्थानांतरण करती है। वहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या दिखाई पड़ता है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सत्ता में बैठा हुआ जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो राजा होता है और वो व्यक्ति क्या करता है? अधिकारों का स्थानांतरण करता है, मतलब अधिकारों को दूसरों को देता है। आप राजा जो है वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है। प्रारंभ में चुना हुआ होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये वंशानुगत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ गया और वंशानुगत रूप से राजा होना प्रारंभ कर दिया गया। और राजा धीरे धीरे क्या करता है? अधिकारों का स्थानांतरण करता है और अधिकारों का स्थानांतरण विभिन्न लोगों में दे देता है और उन्हीं की मंत्रिपरिषद और उन्हीं की सलाह से कार्य का प्रारंभ हो जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप उसमें और भी तंत्र ढूंढ लेंगे, जिसमें कि अल्पतंत्र और निरंकुश तंत्र और ऐसे और भी बहुत सारे तंत्रीय व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों की जानकारी में होंगी। लेकिन हम क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास में सबसे ज़्यादा राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है। हाँ, तानाशाही भी दिखाई पड़ती है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे और कुछ एंशियंट हिस्ट्री में भी इस तरीके की चीज़ें मिडल हिस्ट्री में भी मिली हैं, लेकिन बहुत कम। मुख्यतः राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक प्रणाली ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या शुरू होता है? यहाँ पर 3400 ईसा पूर्व में प्रथम राजवंश का काल प्रारंभ हो जाता है और ये वो दौर था जहाँ से प्राचीन राजवंशीय काल प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से 3400 ईसा पूर्व में राजवंशों की शुरुआत होती है, राजा का शासन शुरू होता है, फराओं आ जाते हैं, फराओं का धीरे धीरे फराओं की शक्ति में विस्तार होने लगता है और फराओं अपनी शक्ति का स्थानांतरण कर देते हैं मंत्री और अपने सलाहकारों के पास और धीरे धीरे इसी के माध्यम से शासन व्यवस्था की भागदौड़ चलने लगती है। अब ये जो स्थिति 3400 ईसा पूर्व में आई थी, ये स्थिति 332 ईसा पूर्व तक चलती है और इस पूरी स्थिति के दौरान 30 राजवंशीय काल हमें मिस्र की इस सभ्यता में दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं 300 राजवंशों कालों को 3400 से या 4241 ईसा पूर्व से अगर हम देखें तो इस पूरे चरण को हम 4 कालों में बांट करके देख सकते हैं। कौन कौन से काल हैं? इस पूरे 4241 से लेकर 332 ईसा पूर्व के इस पूरे समय को हम 4 कालों में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो काल है वो कौन सा है? वो है प्राग राजवंशीय। इसको प्राग राजवंशीय क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पहले राजवंशों की शुरुआत नहीं हुई थी। अब आप कहेंगे कि ये क्यों सभ्यता में शामिल है, तो फिर मैं वही उत्तर दूंगा कि सभ्यता में इसलिए शामिल है कि सभ्यता हमेशा
अचानक से नहीं आ जाती है। इस जैसे कि आप घर जब बनाएंगे बिना आधारशिला के, बिना आपकी नींव के घर नहीं होगा। आप अचानक से चौथी मंजिला का निर्माण नहीं कर सकते। आपको पहले आधार स्तंभ बनाना पड़ेगा और उसके बाद 3 मंजिल और फिर चौथी मंजिल। तो इसीलिए प्राग राजवंशीय काल का महत्व भी है, और क्यों महत्व है उसके बारे में हमें भी बात करते हैं। तो हम लोग पहले इन राजवंशों के बारे में देख लें और फिर कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राग राजवंशीय काल है। दूसरा काल आ जाता है प्राचीन राजवंश का काल, प्राचीन राजवंशीय काल। और इस काल को एक और नाम से हम जानते हैं। क्या नाम है वो नाम है पिरामिड काल। क्यों पिरामिड काल कहा गया, ये एक प्रश्न आना चाहिए दिमाग में कि इसको पिरामिड काल क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि एक ऐसा काल था जहां पर पिरामिड बनाए जाने प्रारंभ कर दिए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है पिरामिड क्यों बनाए जाने लगते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम कला को देखेंगे। लेकिन अभी एक आपको बता दें कि पिरामिडों का महत्व इसलिए इस काल में बहुत ज़्यादा है क्योंकि फरों की शक्ति का प्रदर्शन पिरामिडों के माध्यम से होता रहा है। और जो शासक जितना शक्तिशाली उतना बेहतर पिरामिड, उतनी बेहतर व्यवस्था वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये फरों की शक्ति से जुड़ा हुआ भी चीज़ है। तो उसके बाद तीसरा जो काल है वो है मध्य राज्य काल। मध्य राज्य काल, और जैसा कि इसका नाम है मिडवल एज, आप कहीं पर भी देखेंगे मध्य राज्य काल में बड़ी अव्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी दौर में जाएं, आप देखेंगे कि मध्य राज्य काल किसी भी ऐतिहासिक दौरे का या ऐतिहासिक दौर का वह काल होता है जहां पर अव्यवस्था की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे वो राजनीतिक संगठनों की शक्ति को लेकर के हो, चाहे वो और भी विभिन्न मान्यताओं और विचारों को लेकर के हो। तो ऐसी ही कुछ समस्या यहाँ पे भी मध्य राज्य काल में दिखाई पड़ती है। इसके बाद एक और चौथा काल आता है जिसको हम साम्राज्य काल के तौर पे देखते हैं। और ये जो काल है इसका समय बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा राजवंश यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और अपना शासन व्यवस्था आगे बढ़ाते हैं। और ये एक दौर था जिसमें कि मिस्र प्रगति के मार्ग पर पुनः आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके पहले बीच में मध्य राजकाल में एक इंटरप्शन होता है। इंटरप्शन क्या होता है, इस काल में हिक्सस नामक एक प्रजाति मिस्र में प्रवेश करती है, आक्रमण करती है और कुछ समय के लिए मिस्र को अपने आधिपत्य में रख लेती है। तो उसके बाद साम्राज्य काल आता है और स्थिति थोड़ा सा आगे बढ़ती है। हाँ, एक और चीज़ है वो ये प्राचीन राजवंश काल एक ऐसा काल है जिसको कि हम एक तरीके से कला और बाकी दृष्टि से स्वर्ण काल के तौर पे देख सकते हैं। स्वर्ण काल की अवधारणा ही अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उसका एक कारण है कि किसको हम स्वर्ण मानेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल करके आ रहा है। क्योंकि जो पहले मान्यताएं थी कि ये डेवलपमेंट हुआ, ऐसा डेवलपमेंट हुआ आर्थिक दृष्टि से और बाकी दृष्टि से, लेकिन जब आप अध्ययन करने जाएं तो देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर जब हम चर्चा करेंगे तो अगर कोई काल सामाजिक दृष्टि से महत्व आगे बढ़ रहा है या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बढ़ रहा है तो सामाजिक पक्ष कमजोर हो जाएगा या सांस्कृतिक पक्ष कमजोर हो जाएगा। बहुत कम ही विश्व इतिहास में ऐसे दौर आए हैं जहां पर ये चारों चीज़ें एक साथ विकसित होती हुई दिखाई पड़ी हैं और उसे ही हम स्वर्णकाल की श्रेणी में रखते हैं। तो समानता, समान शब्दों में हम ये मानते हैं कि प्राचीन राज्यकाल मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण राज्यकाल था, क्योंकि इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में कि इन राज्यकालों में क्या क्या घटनाक्रम घटित हो रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करें प्राग राजवंशीय काल की। तो प्राग राजवंश, जैसे कि इसका नाम है प्राग राजवंश, ये राजवंशों के पहले का दौर था जब राजतंत्रीय व्यवस्था आई नहीं थी। तो उसके पहले क्या हो रहा था मिस्र में? मिस्र में हो रहा था, मिस्र छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था मिस्र। इंटीग्रेशन नहीं था, एकता नहीं थी और जरूरी था बाद के दौर में कि इंटीग्रेट किया जाए, तभी एक विशाल भूभाग पर एक सभ्यता का निर्माण हो पाए। लेकिन प्राग राजवंश काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। छोटे छोटे राजवंश थे और इन छोटे छोटे राजवंशों को एक नाम दिया गया था, वो था नोम। नोम के नाम से उन्हें जाना जाता था। छोटे छोटे राजवंश थे, उन्हें नोम के नाम से जाना जाता था।
साथ ही साथ जो प्राग राजवंशीय काल है, इस समय में मिस्र दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। दो कौन कौन से भाग हैं? पहला है उत्तरी मिस्र और दूसरा है दक्षिणी मिस्र। इन दो भागों में मिस्र बटा हुआ दिखाई पड़ता है। बीच में एक और नाम आता है थीब्स। थीब्स का भी एक क्षेत्र बीच का दिखाई पड़ता है। तो इन भागों में मिस्र बटा हुआ दिखाई पड़ता है, जहां उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटा हुआ करती थी। बूटा, और उनकी संरक्षिका जो देवी थी वो कौन सी थी? नाग देवी। नाग देवी थी, और ये लाल रंग का मुकुट धारण करती थी। और अक्सर अगर आप बात करेंगे प्रिमिटिव कल्चर्स के बारे में, तो वहां पर देवी के पूजने का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा। देवी उनकी उपासना का प्रमुख केंद्र होगी। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है क्योंकि वो उसे ओरिजिनेट मानते हैं, उसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और ऐसे उदाहरण आपको बहुत पहले दिखाई पड़ेंगे। अगर आप प्रिमिटिव कल्चर्स को पढ़े हों तो आप देखेंगे कि अपर पैलोलिथिक उच्च पुरापाषाण काल का दौर एक ऐसा दौर था जहां से मानव ने धार्मिक विश्वास या धार्मिक प्रवृत्तियों को अपनाना शुरू कर दिया था। और उसका प्रमाण कैसे मिलता है? उसका प्रमाण हमें मिलता है एक मात्र देवी की बनी हुई मूर्ति से। हड्डी की बनी हुई एक मात्र देवी की मूर्ति, जो कि हमें अपने इलाहाबाद के ही बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में प्राप्त होती है। एक वहाँ से मात्र देवी की बनी हुई मूर्ति मिली है। बेलन नदी घाटी एक बहुत प्रमुख पुरातात्विक क्षेत्र है, बेलन नदी के किनारे का क्षेत्र है, जिसके कारण से बेलन नदी घाटी के तौर पे जाना जाता है। और वहाँ से हमें मात्र देवी की मूर्ति मिली है। साथ ही साथ सोन नदी घाटी से भी हमें उसी दौर में एक अंगा देवी की बनी हुई पत्थर की श्राइन प्राप्त होती है, एक आकृति प्राप्त होती है, जिसको कि ये मान्यता है कि वो एक देवी के तौर पर पूजी जाती थी। ये एक बेसिकली एथनिक पैटर्न से या एथनो आर्कियोलॉजी की स्टडी से इसको जानकारी प्राप्त हुई है। और इसके संदर्भ में एक कहानी है कि एक बार वहाँ पर उत्खनन हो रहा था, और उत्खनन के दौरान वो आकृति मिली। और जब वो आकृति मिली तो वहाँ जो मजदूर कार्य कर रहे थे, उस आकृति को मिलने के बाद वो मजदूर उस जगह को छोड़ करके चले गए और काम को बंद कर दिया और उसके सामने नतमस्तक हो गए। बाद में अध्ययन करने पे पता चला, लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि ये वो देवी हैं, और उनकी ये मान्यता है कि देवी नाराज हो जाएंगी तो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रकोप आ जाएगा, और इसी वजह से वो उस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते। लेकिन बाद में उन्हें मना करके फिर से पुनः काम के लिए लाया गया, और देवी को ये पूजा अर्चना के माध्यम से उनको शांत करने के विभिन्न प्रावधान भी किए गए। तो ऐसी मान्यताएं हमें प्राचीन संस्कृतियों में दिखाई पड़ती है। तो ऐसी ही प्राचीन संस्कृति मिस्र के प्राग राजवंशीय काल में दिखाई पड़ रही थी, जहाँ पर तीन प्रमुख भागों में मिस्र बटा था। एक तो उत्तरी मिस्र, दक्षिणी मिस्र, और बीच में थीब्स का एक इलाका था। और उत्तरी मिस्र की जो राजधानी थी वो बूटा थी, और वहीं पर इन संरक्षिका देवी नाग देवी की पूजा हो रही थी। और ये देवी लाल रंग का मुकुट धारण कर रही थी। लाल रंग बहुत प्रमुख रंग है मिस्र में, और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता रहा है। और एक और चीज़ है, मिस्र की कला में मुकुट बनाने का एक बहुत प्रमुख कला के तौर पर डेवलपमेंट हुआ है। इसको गौड़ कलाओं के अंतर्गत रखा गया है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत अच्छी तरीके से मुकुट, बहुत सुंदर मुकुट बनाए जा रहे थे मिस्र में। तो उसके बाद दक्षिणी मिस्र को आप देखें तो दक्षिणी मिस्र की राजधानी थी नेखेब उसकी राजधानी थी। और गिद्र देवी वहाँ की प्रमुख संरक्षिका थी, उनको वो उपासना का केंद्र था उनके। साथ ही साथ वो श्वेत रंग का मुकुट धारण करती थी, श्वेत रंग का मुकुट। तो ये प्राग राजवंशीय काल में ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है, ठीक है। और एक और देवता है जिसको कि बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी, लेकिन वो देवता किस काल में आते हैं? वो देवता आते हैं प्राचीन राजवंशीय काल में, और वो है ओमान और रे। ओमान और रे एक सम्मिलित नाम है सूर्य का।
इसको पहले रे, उत्तरी मिस्र में रे के नाम से और ओमान में उसको हम दक्षिणी मिस्र में उसको ओमान के नाम से जानते थे। और जब प्राचीन राजवंशी काल का डेवलपमेंट होता है तब ये देवता का संयुक्त नाम आ जाता है ओमान रे। और ये सूर्य देवता हैं और सूर्य का महत्व मिस्र में बहुत ज़्यादा था। सूर्य को मिस्र में उसकी प्रगति का द्योतक माना जाता था और ये माना जाता था कि सूर्य जब अपने तीव्र प्रकाश में है तो वो एक तरीके से अब गुस्सा या ऐसे भाव में है जिससे कि लोगों को कष्ट हो सकता है। वहीं जब वो शांत या मध्यम है तो लोगों को लाभकारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ऐसी मान्यता वहाँ की आख्यानों में हमें प्राप्त होती है। तो मिस्र में सूर्य की बहुत ज़्यादा उपासना की जाती थी और बाद में सूर्य एक प्रमुख देवता के तौर पे दिखाई पड़ते हैं प्राचीन राज्यकाल के दौर से। तो ये डेवलपमेंट क्या था, प्राग राजवंशी काल में था। अब इस डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, 3400 ईसा पूर्व में मैनिज नामक एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, उत्तरी और दक्षिणी मिस्र को मिला करके एक कर देता है और एक संयुक्त मिस्र की नींव रखता है। और यहीं से प्रथम राजवंशीय काल का प्रारंभ भी हो जाता है और यहीं से दूसरा काल प्रारंभ होता है मिस्र का, जिसको कि हम प्राचीन राज्य काल के नाम से जानते हैं। दूसरा काल कौन सा है, प्राचीन राज्य काल। अब यहीं से सारा डेवलपमेंट सभ्यता के संबंधित प्रारंभ हो जाता है और इसी को हम पिरामिड काल के नाम से भी जानते हैं। जो मिस्र की सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है वो इसी काल से प्रारंभ हो जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ से प्रथम जो मेनिज नामक व्यक्ति रहते हैं, जिनके माध्यम से शासक रहते हैं, जिनके माध्यम से राजवंशीय कालों का प्रारंभ हो जाता है और प्रथम राजवंश की वो शुरुआत करते हैं और यहीं से राजवंशीय काल प्रारंभ हो जाता है और ये राजवंशी काल फिर 30 राजवंशों तक जाता है। तो यहाँ पे प्राचीन राज्य काल में आप देखेंगे कि पहले तो मैनी जाते हैं, मैंने जो इसको संयुक्त करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और प्रथम से लेकर के प्रथम राजवंशीय काल से लेकर के आपके 10वें राजवंशीय काल तक, 10वें राजवंशीय काल तक प्राचीन राज्यकाल चलता रहता है। उसके बाद मध्य राज्यकाल जो है वो 11वें से 17वें तक, 11वें से 17वें तक चलता है और बाद में साम्राज्य काल 18 से 30 तक चलता है। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 10वें राजवंश तक का जो पूरा कहानी है वो आपको इस प्राचीन राजवंश काल में सुनाई पड़ेगी। और इसलिए ये काल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से फराओं का डेवलपमेंट होता है, फराओं शासकों का डेवलपमेंट होता है और यही वो काल था जहाँ पर पिरामिड आ जाते हैं, पिरामिडों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यहीं पर वो काल था जहाँ पे पिरामिड पहले तो सीढ़ी नुमा बनते हैं। सक्कर में, सक्कर नामक एक जगह है जहाँ पर पहले सीढ़ी नुमा पिरामिड बना। उसके बाद स्नूफ्रू नामक एक शासक थे, उन्होंने सीढ़ी को पाट करके एक विशेष प्रकार का पिरामिड बनाया। उसके बाद खुफरू, खुफरू एक ऐसा नाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। खुफरू नामक एक शासक होता है जिसने गीजा में एक पिरामिड का निर्माण कराया है और वो पिरामिड अभी भी है। गीजा में उस पिरामिड का निर्माण कराया गया है और वो पिरामिड अभी भी उपस्थित है और यह पिरामिड विश्व के अजूबों में शामिल है। लोग उसको देखने जाते हैं, बहुत दर्शनीय स्थल के तौर पर गीजा माना जाता है और कभी मौका मिले तो आपको मिस्र जाना चाहिए और ये अजूबे अभी भी मौजूद हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है फराओं के डेवलपमेंट को लेकर के भी, क्योंकि इसी फराओ काल में आप देखेंगे कि कैसे शक्ति का स्थानांतरण होता है। फराओ आते हैं और फराओं के माध्यम से जो है मंत्री परिषद
पहले तो एक केंद्रीय प्रशासन होता है और बाद में प्रांतीय प्रशासन आ जाता है, और केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के माध्यम से कार्य होता है। फराउ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, मंत्रिपरिषद और सलाहकार काम करते हैं, और इसी दौर में एक व्यक्ति है जो कि बहुत प्रमुख निकल करके, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति निकल करके आता है और बहुत फेमस होता है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको कि आपने विभिन्न चलचित्रों में देखा भी होगा। अगर आपने मम्मी द रिटर्न मूवी देखी है तो एक चरित्र उसमें आपको दिखाई पड़ा होगा, वो चरित्र था इमोतेप। इमोतेप एक बहुत फेमस कैरेक्टर आपको इस पीरियड में, प्राचीन राज्य काल में दिखाई पड़ेगा, और इसलिए इतना फेमस है ये क्योंकि मिस्र की कहानियों में, आख्यानों में इसका बड़ा उल्लेख है। मिस्र के उद्गृत कलाओं में, मिस्र के पिरामिडों में इसका बड़ा उल्लेख प्राप्त होता है। यह जोसोर नामक एक शासक थे, फराव थे, उनका प्रधानमंत्री था। यह एक कुशल मंत्री था, साथ साथ ये एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था। यह ज्योतिष का कार्य भी करता था, ये शिल्पी भी था, ये वैज्ञानिक भी था। एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा का धनी ये व्यक्ति था, और इस इमोतेप को हम जानते हैं और अक्सर एक बहुत प्रमुख कैरेक्टर के तौर पे पिक्चर्स के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से इसको दर्शाया भी गया है, और इस काल का एक बहुत प्रमुख कैरेक्टर ये निकल करके आता है। तो ये एक ऐसा काल है। और हाँ, प्राचीन राज्य काल के अंतिम दौर में सामंत काल भी हमें दिखाई पड़ता है। तो सामंती काल की जो व्यवस्था है वो भी इसी दौर में दिखाई पड़ने लगती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे फराव की शक्तियों के बारे में, तो फराव केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के तौर पर कार्य कर रहे थे। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के आधार पर उनकी व्यवस्था चल रही थी। तो प्रांत के जो लोग थे उनके पास अधिकार ज़्यादा हो रहे थे, अधिकारों का जो बंटवारा था उनके पास ज़्यादा होता जा रहा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि मिस्र की सभ्यता में जो सैनिक रखने का अधिकार था, जो सैनिक थे वो बेसिकली प्रांतीय जो लोग थे, जो प्रांत थे, उनके पास हुआ करते थे। प्रांत मतलब राज्य, जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके पास सेना का रखने का अधिकार था, और उसी की सेना को संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता था। तो इस प्राचीन राजवंश के अंतिम समय में, सामंत काल में, सेना क्योंकि उन प्रांतपतियों के पास थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो कर एकत्रित किया जा रहा था और उस कर को फराव को देना होता था। धीरे धीरे जब प्रांतपति शक्तिशाली होते गए तो वो सारा कर स्वयं लेकर के रखने लगे, और फराव की स्थिति कमजोर होती चली गई क्योंकि फराव आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए। और यही कारण है कि प्राचीन राजवंश के काल के बाद हमें पिरामिड दिखने बंद हो जाते हैं, और प्राचीन राजवंश के अंतिम समय में ऐसे छोटे छोटे जो प्रांतपति थे वो सामंतीय रूप धारण कर लेते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं, और पैसों का जो बंटवारा था, जो पैसे उनको अपने फराव को देने होते थे, वो पैसे उन तक पहुंचा नहीं रहे थे, और सारा पैसा उनके पास एकत्रित हो रहा था, और इसीलिए वो शक्तिशाली हो रहे थे, सेना भी उनके पास और पैसा भी उनके पास। तो इस स्थिति के कारण सामंत मजबूत होते चले गए और फराव कमजोर होते चले गए। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हमें दिखाई पड़ता है मध्य राज्य काल में। तो अगला जो काल है वो है मध्य राज्य काल। और इस काल में क्या होता है, जैसा कि हमने बात की अभी कि प्राचीन राज्य काल के अंतिम दौर में सामंतों की स्थिति बेहतर होती चली जाती है, सामंत मजबूत होते चले जाते हैं। तो मध्य राज्य काल तक आते आते यही सामंत फराव से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, फराव कमजोर हो जाते हैं पूरी तरीके से। और ये जो मध्य राज्य काल है ये आपका कब से कब तक है, 11वें राजवंश से लेकर के 18वें राजवंश तक के, जो 17वें राजवंश तक का जो पूरा समय है वो आपका मध्य राज्यकाल में आता है। और क्या होता है, शासक कमजोर हो जाता है, फराव कमजोर हो जाता है, सामंत मजबूत हो जाते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार आ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, और उस गड़बड़ व्यवस्था की वजह से धीरे धीरे विदेशियों के जो आक्रमण थे वो तीव्र हो जाते हैं। और उसी स्थिति में हिक्सस नामक एक विदेशी आक्रांताओं का समूह
मिस्र में प्रवेश करता है। और क्योंकि फ़राओ कमज़ोर हो चुके थे, सामंत जो है अपने अपने हिसाब से धनों का अर्जन कर रहे थे और उनकी कोई रुचि नहीं थी फ़राओ के साथ सम्मिलित रूप से जाने की, और फ़राओ कमज़ोर होने की वजह से उसका हिक्ससों के आक्रमण का सामना नहीं कर पाते हैं और इस दौर में हिक्सस प्रवेश करते हैं और कुछ समय के लिए मिस्र को अपने आधिपत्य में ले लेते हैं। इसके बाद जब ये ले लेते हैं धीरे धीरे, और हिक्ससों के संदर्भ में कहा गया, हिक्सस बेसिकली हिब्रू में इसका अर्थ राजा भी होता है, साथ साथ हिक्स का मतलब राजा होता है और सास का मतलब होता है पशुपालक। तो ये पशुपालकों के राजाओं का जो समूह था, इसीलिए जोसिफस इन्हें पशु राजा के तौर पर भी प्रदर्शित करता है। जोसिफस एक इतिहासकार थे, वो उनको पशु राजा कहते हैं। तो हिक्सस मध्य राज्यकाल में यहाँ पर लंबे समय तक रहते हैं, 200 वर्षों तक मुख्यतः ये यहाँ रह रहे थे। और उसके बाद फिर पुनः संगठन धीरे धीरे फ़राओ मजबूत होना शुरुआत होती है, जो ये अराजकता की स्थिति थी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और फिर उसके बाद अगला राजवंशीय काल आ जाता है, जिसको हम साम्राज्य काल के नाम से जानते हैं। और साम्राज्य काल के नाम से जानते हैं, और इस काल में ही हमें 18वें राजवंश से लेकर के 30वें राजवंश तक का पूरा समय दिखाई पड़ता है, जब तक कि ये सभ्यता चलती रहती है। और 332 ईसा पूर्व में ये यूनानियों के आधिपत्य में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। तो ये एक ऐसा काल था जहां पर हमें फ़राओ की शक्तियों में पुनः विकास दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा काल था जहां पर हमें धार्मिक विश्वासों में भी एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जहां मध्य राज्यकाल में बहुदेववाद और अराजकता की स्थिति आ जाती है, उस अराजकता और बहुदेववाद के माहौल को शांत कर यहाँ पर एक ईश्वरवाद के संदर्भ में एक अवधारणा डेवलप की जाती है। और उस अवधारणा को डेवलप करने वाला व्यक्ति होता है ओमनहोतप चतुर्थ, जिसने कि इखनाटन नामक उपाधि धारण की थी, और वह विश्व की पहली धार्मिक क्रांति कहलाती है। उसके द्वारा ये जो एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन किया जाता है, इसको हम विश्व की प्रथम धार्मिक क्रांति के तौर पर देखते हैं। और जब प्रथम विश्व की धार्मिक क्रांति आपको दिखाई पड़ेगी, तो आप देखेंगे एक ऐसा काल था पुनर्जागरण का, जो पूरे विश्व में धार्मिक क्रांतियों को जन्म दे रहा होता है। तो ये एक ऐसा दौर था। इसको जब हम धर्म के संदर्भ में बात करेंगे मिस्र की, तब हम देखेंगे कि कैसे मिस्र के धर्म का डेवलपमेंट होता है, कैसे बहुदेववाद, धार्मिक अंधविश्वास, मान्यताओं का डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ कैसे वो चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, अराजकता की स्थिति आती है। और उसी अराजकता के दौर में इखनाटन एक नवीन धार्मिक क्रांति को जन्म देते हैं, और धीरे धीरे सुधार होता है। मंदिरों में जो बहुत सारे मंदिर डेवलप होने लगते हैं, उसमें भी रोक लगती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये व्यवस्था नहीं चल पाती। उसका एक बहुत प्रमुख कारण था कि पुजारियों का जो संगठन था वो इतना मजबूत हो चुका था कि इखनाटन की धार्मिक क्रांति कुछ समय के पश्चात उसका कोई प्रभाव मिस्र में नहीं रहता, और पुनः बहुदेववाद का प्रचलन दिखाई पड़ने लगता है, और वो सारी व्यवस्थाएं पुनः आ जाती है, और एक लंबे समय तक वो व्यवस्था चलती रहती है। और 332 ईसा पूर्व में यूनानी अधिपत्य आने के बाद मिस्र की सभ्यता उस स्थान से समाप्त हो जाती है, और आज वर्तमान में उसकी कोई भी झलक वहाँ से नहीं दिखाई पड़ती। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि लंबे समय के बाद जब मिस्र वैक्यूम स्थिति में था, और जब वहाँ पे यूनानियों का प्रवेश होता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का प्रवेश, बहुत सारे राजवंशों और प्रजातियों का प्रवेश मिस्र में होता है, जो मिस्र की डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे कि वहाँ की डेमोग्राफी प्राचीन मिस्र से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने इस डेवलपमेंट की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। अगले लेक्चर में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फ़राओ की शक्तियों का कैसे विकास हो रहा था, और क्या क्या राजतंत्रीय व्यवस्था की विशेषताएं थी, और किस प्रकार से उपक्रम ये आगे बढ़ रहा था। तो आज हम लोगों ने इसके संदर्भ में बात की। आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते रहेंगे कि और क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी में लेनी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब हम लेक्चर्स में रहते हैं तो बहुत सारे